खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब, जिसके अंदर उनकी शादीशुदा जिंदगी से जुड़ी बहुत कम मगर हसीन यादें जुड़ी थी। फिर एक नज़र अपने बाप की पुश्त की तरफ देखा। जैसे ही वो सीढ़ियां नीचे उतरने के लिए मुड़ा, वैसे ही वो उस कमरे को बंद छोड़कर आगे बढ़ी। आज उसके यहाँ आने का एक खास मकसद था। ऐसे बहुत से सवाल थे जिनका जवाब मुस्तफ़ा शाह ने उसे कभी नहीं दिया था, हमेशा जवाब को गोल कर दिया था। लेकिन कल उसे याद आया, एक दिन उसने बोला था जहाँ मेरी एंजल है वहीं सारे जवाब हैं। और रूप का एंजल वाला रूप तो उस कमरे में कैद था। हो ना हो, उस कमरे से जरूर कुछ ना कुछ मालूम होगा। हामती हुई बड़ी मुश्किल से उस कमरे तक पहुंची। दरवाजा वाह करने पर आज भी हर चीज वैसी ही थी जैसी उस दिन थी। दिल में एकदम दर्द सा उभर आया। यादों का भंवर एक बार फिर मुस्तफ़ा शाह के गिर्द घूमने लगा। लेकिन कुछ ही पल खुद पर काबू पा के उसने कमरे का जायजा लेना शुरू किया। कबर्ड, दराज, सोफा, बेड, हर चीज छान मारी, लेकिन हर जगह से हार का सामना ही करना पड़ा। मायूसी से चारों दीवारों की तरफ देखा, जहां हर जगह सिर्फ उसी की तस्वीरें नस्ब थी। गहरा सांस भरकर वो बाहर जाने लगी, लेकिन कमरे के ऐन दरमियान में आकर एक झटके से रखी नजर सामने की दीवार पर नस्ब अपनी बड़ी सी तस्वीर पर पड़ी। ये क्या चीज है? उस दिन इस तस्वीर और दरवाजे में फासला न था, लेकिन आज ये काले रंग की दरार कैसी थी? तेजी से आगे बढ़कर इस दरार पर हाथ रखा तो रूप का आधे से ज्यादा हाथ अंदर चला गया। क्या ये कोई खुफिया जगह है? दिमाग में सबसे पहला ख्याल उसी चीज का आया। फिर दोनों हाथों की उंगलियां उस दरार में फंसा कर उस जगह को और खुला करने की कोशिश की, लेकिन ऐसी हालत में वो ज्यादा जोर भी नहीं लगा पाई थी। थक कर इधर उधर देखा, लेकिन कहीं भी कुछ ऐसा नजर न आया जिससे ये दीवार सरकाई जा सके। चिड़चिड़ापन तो वैसे ही आजकल उसकी तबीयत का हिस्सा बन गया था, और इस वक्त अपनी बेबसी पर उसे पेट भर के गुस्सा आ रहा था। उसी गुस्से में आकर उसने अपनी ही तस्वीर के नाक पर मुट्ठी बनाकर छोटा सा मुक्का दे मारा। हल्की सी आवाज के साथ यकदम वो दरार एक दरवाजे जितनी खुल गई। ये सब उसके लिए किसी फिल्म से कम न था। जमीन की तरफ जाती सीढ़ियां, गहराई में अंधेरा देकर वहां किसी तय खाने का गुमान हो रहा था। अपने मोबाइल की टार्च जलाकर वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां नीचे की तरफ अबूर करने लगी। नीचे उतरते हुए अचानक टॉर्च की रोशनी एक स्विच बोर्ड पर पड़ी। बिना सोचे ही हाथ बढ़ाकर 2-3 बटन ऑन कर डाले। पूरा तहखाना रोशनी से नहा गया, मगर सामने का मंजर देखकर उसके ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। दीवार पर एक बूढ़े आदमी की पेंटिंग नस्ब थी, जिसके हाथ में सफेद चमचमाती लाठी, एक बड़ा सा काला चोगा जेब तन किए, पाँव में ब्लैक बूट पहने, हाथों में ब्लैक दस्ताने, सफेद दाढ़ी मूंछ, आंखों पर काला चश्मा लगाए वो आदमी शान से शाही चेयर पर बुराजमान था। उसे देखते ही रूप को वो सारे मर्डर याद आए जो न्यूज चैनल वालों के मुताबिक इस आदमी ने किए थे। इस आदमी की तस्वीर यहाँ क्या कर रही है? इस आदमी को देखने के बाद अब सबसे पहला सवाल यही सूझ रहा था। उस तस्वीर से नजरें हटाने के बाद जब इधर उधर निगाहें दौड़ाई तो एक तरफ कोने में दरमियाने साइज की मेज पड़ी नजर आई, जिसके एक कोने पर टेबल फैन, एक कैंप जिसकी रोशनी टेबल पर पड़ी हर चीज को और नुमाया कर रही थी। खूबसूरत पैकिंग में टेबल के बीचों बीच एक गिफ्ट रखा था, और चेयर के बिल्कुल सामने टेबल पर जहां शायद मुस्तफ़ा शाह बैठकर काम करता था, वहां एक मोटी सी डायरी रखी थी जो इस वक्त बंद पड़ी थी। आस्तगी से आगे बढ़कर सबसे पहले उस गिफ्ट को उठाया, जिसके साथ एक चिट लगी थी, तुम्हारी मुंह दिखाई, जिसे पढ़कर उसे हैरत हुई। क्या मुस्तफ़ा को मालूम था कि मैं यहाँ आऊंगी? मुंह दिखाई? हाँ, मैं अपनी मुंह दिखाई तो लेना भूल ही गई थी। वो हल्का सा मुस्कुराई, फिर डायरी उठाकर खोली तो पहले सफ़े में ही उसकी फोटो देखकर उसकी हंसी छूट गई। हर जगह आपने मुझे खास रखा शाह, इतनी मोहब्बत करते हैं आप मुझसे। 2 आंसू बहकर अपनी ही तस्वीर पर आ गिरे। आपकी ये डायरी मेरे लिए बहुत खास है शाह। ये भी एक तरह से मेरे लिए गिफ्ट है, क्योंकि उसके एक एक लफ्ज को आपने लिखा है। इसके एक एक हर्फ से आपके एहसासात और जज्बात जुड़े होंगे, और जो चीज़ आपसे जुड़ी है वो मेरे लिए जिंदगी से बढ़कर है।
गिफ्ट और डायरी उठाकर एक बार फिर नजर उस बूढ़े आदमी की तस्वीर पर डाली। न जाने इस तस्वीर का क्या राज है, लेकिन मुझे यकीन है इस डायरी से मुझे जरूर कुछ न कुछ मालूम हो जाएगा। इन दोनों चीजों को उठाकर वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा सीढ़ियां चढ़कर वापस अपनी ही तस्वीर के नाक पर हल्का सा मुक्का मारा तो एक झटके से वो तय खाना दोबारा बराबर हो गया। डैड को ड्राइंग रूम में बैठे काफी देर हो गई है। बाबा? सीढ़ियों के ऊपर से ही उसने असवद को आवाज दी, जिसे सुनते ही वो तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आया। दोबारा से उसे थामकर सीढ़ियां उतरने में मदद की और दोबारा इन्हीं रास्तों से गुजरते हुए वो मलक हाउस की तरफ रवाना हो गया। घर आने के बाद वो फ्रेश हुई और दोबारा से इस डायरी और गिफ्ट को अपने सामने रखा। पहले गिफ्ट खोलकर देखना शुरू किया। पैकिंग उतारने पर उसमें से एक मोटी सी काले रंग की फाइल बरामद हुई, जिसमें न जाने कौन सी जायदाद के पेपर्स थे। मगर इससे बढ़कर यह हैरानकुन बात थी कि वो सारी जायदाद रूप के नाम थी, जहां रूप, मुस्तफा, दादाजी और एहसन के साथ साथ किसी और के साइन थे। ये कब कर दिया उन्होंने और क्यों? मुझे तो जायदाद की जरूरत नहीं थी। उसकी हैरानगी अरूज पर थी। जब सारी फाइल्स के आखिर में एक नोट फिसल कर बेड पर आ गिरा, हैरत से वो नोट उठाकर पढ़ना शुरू किया तो पहले लाइन पर हैरत मजीद गहरी हो गई। जानता हूँ क्या सोच रही हो, यही ना कि मुझे भला जायदाद की क्या जरूरत। उसने इस तरह इस बात में सर हिलाया जैसे वो नोट नहीं बल्कि मुस्तफा शाह उसके सामने हो। मैं अपनी खुशी से ये जायदाद तुम्हारे नाम कर रहा हूँ, क्योंकि कल मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मैं हमेशा अपनी एंजल को मजबूत देखना चाहता हूँ, बिल्कुल वैसा मजबूत जैसा तुम अपने डैड के घर में महसूस करती हो। अपने बाबा के घर में तुम उनकी बेटी थी, तब खुद को मजबूत महसूस करती थी। अमूमन देखा जाता है कि अपने बाप के घर से जब एक बेटी रुखसत होकर आती है तो अपनी हिम्मत और सारा हौसला वहीं छोड़ आता है और हद दर्जा कमजोर हो जाती है। लेकिन मैं तुम्हें कमजोर नहीं, एक चट्टान की मानंद देखना चाहता हूँ। मेरी हिम्मत और हौसला आपसे था शाह। आप गए हैं तो पता नहीं मेरा हौसला कहाँ चला गया है। फाइल बंद करके एक तरफ रखी और खुद को कंपोज करने की कोशिश की। वो रोना नहीं चाहती थी क्योंकि वो सच में कमजोर ना थी, लेकिन न जाने क्यों ये आंसू आजकल उससे बगावत पर आमादा थे, जो जब्त के किसी भी बंद की परवाह किए बगैर बह निकलते थे। कुछ देर बाद डायरी को दोबारा खोला, अपनी तस्वीर निकाल कर एक तरफ रखी और दूसरा सफ़ा पलटाने पर सामने बड़े बड़े जिली हरूफ में एंजल लिखा था। अगले सफ़े पर चंद लफ्ज़ों की तहरीर थी। ये जो तुम्हारे हाथ में डायरी है, ये सिर्फ डायरी नहीं बल्कि एक ऐसा कब्रिस्तान है जहां शाह खानदान और मेरी जिंदगी के सारे राज दफन हैं। मैं उम्मीद करता हूं जिस तरह इस डायरी ने आज तक इन राजों की हिफाजत की है, वैसे ही तुम भी इन्हें राज ही रखोगी। इस चंद हरूफी तहरीर ने उसे सोच में डाल दिया। अगला सफ़ा पलटाने पर शुरू हुई शाह खानदान और उससे जुड़े रिश्तों में मोहब्बत और नफरत की कहानी। माजी शाह खानदान की अरबों की जायदाद के इकलौते वारिस और इकलौते चश्मो चराग होने का एजाज शम्स शाह को हासिल था। इकलौते होने के बावजूद उनमें दूसरे लड़कों की तरह कोई गलत आदत न थी। सबकी आंखों का तारा होने के बायस उनसे सारे खानदान को बहुत उम्मीदें थीं, जिस पर वो पूरा उतरने की पूरी कोशिश करते थे। तभी जब उनकी शादी की बात चली तो सभी ने अपनी पसंद से उसकी शादी करवाने का फैसला किया, जिस पर उन्होंने खामोशी से सर झुका लिया। जिस घर ने हमेशा उनके लिए सही फैसला किया हो, वो इतने बड़े फैसले में भला कोई कोताही क्यों बरतेंगे। ये सोचकर उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला करने का इख्तियार भी इन सबको ही दे दिया। इस तरह कुछ महीनों में ही खानदान की पसंद की गई लड़की नूरा से उसकी शादी हो गई। नूरा बिलाशुबा बहुत खूबसूरत, बहुत पढ़ी लिखी लड़की थी। शम्स शाह को एक बार फिर अपने खानदान की पसंद पर रश्क आया, लेकिन शादी के कुछ अरसे बाद ही एक दिन अचानक उनके सर पर धमाका हुआ। जिस दिन नूरा सुबह से घर से बाहर गई थी और रात के 10 बज गए थे, लेकिन उसका अभी तक कुछ अता पता न था। घर वालों से पूछने पर भी सबने लाइल्मी का इजहार कर दिया। रात के 1 बजे वो चीखते रंग के नाजेबा लिबास में घर में दाखिल हुई तो एक पल के लिए शम्स शाह पर हैरत का पहाड़ टूटा। कभी नहीं सोचा था अपनी बीवी का ये रूप भी देखने को मिलेगा। आप कहाँ से आ रही हैं नूरा? करख्त लहजे में सवाल किया गया, जिसे पूरी तरह से इग्नोर करके वो हाई हील पर
बल खाती अपने कमरे में चली गई। पीछे पीछे शम्स शाह भी कमरे में दाखिल हुए। सवाल जवाब पर उन्हें पहली बार पता चला कि वो इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहती थी। बहुत जगह ऑडिशन देने के बाद भी कुछ नहीं बना, लेकिन जैसे ही उसकी शादी शम्स शाह जैसे बिजनेसमैन से हुई, उसके तवस्सुत से उसे एक फिल्म में हीरोइन का रोल मिल गया था। उसने कभी नहीं सोचा था उसे डायरेक्ट हीरोइन का रोल मिलेगा, जबकि शम्स शाह को उनके इस काम से इख्तलाफ था। वो जानते थे ये फील्ड किसी भी तरह से औरतों के लिए मौजू नहीं है, लेकिन नूरा हर हालत में यहाँ काम करना चाहती थी। बचपन से ही उसे हीरोइन बनने का शौक था, और आज जब ये ख्वाब पूरा हुआ था तो वो उसे बस एक इस वजह से नहीं छोड़ सकती थी कि ये प्रोफेशन उसके शौहर को पसंद नहीं है। बहस हुई, फिर ये बहस लड़ाई का रूप अख्तियार कर गई। नूरा ने ये काम नहीं छोड़ना था, सो नहीं छोड़ा। दोनों को एक दूसरे की सोच से इख्तलाफ था। मेहरबान की पैदाइश के बाद भी नूरा ने ये काम नहीं छोड़ा, और फिर एक दिन इसी तरह अचानक एक दिन नूरा ने तलाक की डिमांड कर डाली, और शम्स शाह ने बिना किसी बहस के उन्हें इस रिश्ते से आज़ाद कर दिया, क्योंकि वह जितना उन्हें समझ सकते थे समझाया था। अब ये रिश्ता इन दोनों के लिए ही बोझ बनता जा रहा था, और सारी जिंदगी इस बोझ तले दबे रहने से ज्यादा अच्छा था वो दोनों ही अपनी अपनी राहें जुदा कर लें। उसके बाद नूरा ने एक बार फिर शम्स शाह से मेहरबान को अपने साथ ले जाने की डिमांड कर डाली। शम्स शाह के मना करने के बावजूद उन्हें समझ न आई। उन्होंने शम्स शाह पर केस किया, और अदालत ने फैसला एक माँ के हक में सुनाया। दिल पर पत्थर रखकर शम्स शाह ने 11 माह का मेहरबान शाह नूरा के हवाले कर डाला, और साथ ही हक महर की रकम के बाद अब उन्होंने कायदे के मुताबिक मेहरबान शाह का उनकी जायदाद में जितना हिस्सा बनता था सारा नूरा के हवाले कर डाला। 2 साल यूं ही गुजरे, और शम्स शाह ने खुद को अपना बिजनेस बढ़ाने में दिन रात मगन कर लिया। 2 साल की सख्त मेहनत के बाद उनका बिजनेस बहुत आगे बढ़ा। फिर उनकी जिंदगी में आरिफा आई, जो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। खूबसूरत होने के साथ साथ सलीका शार और बाकिरदार भी थी। शम्स शाह को वो लड़की बहुत अच्छी लगी। अमीर गरीब से उन्हें फर्क नहीं पड़ता था, अपने लिए उन्हें जैसे हमसफर की तलाश थी। आरिफा इस पर हर तरह से पूरा उतरती थी, इसीलिए सबसे पहले उसने अपने खानदान वालों से बात की। घर वाले तो पहले ही अपने चहेते बेटे के लिए गलत फैसला करने पर शर्मिंदा थे। आरिफा के मामले में उन्होंने बिना किसी सवाल और जवाब के हामी भर दी, और शादी से पहले ही शम्स शाह ने आरिफा को अपनी पहली शादी की सारी हकीकत बता दी। इस तरह दोनों इतराफ की रजामंदी से आरिफा शम्स शाह की जिंदगी में बहार बनकर आई। 2 साल बाद फरहान शाह की पैदाइश पर पूरे खानदान समेत शम्स शाह भी सरशार हुए। 4 दिन की जिंदगी में खुशियों की मिकदार दोगुनी हो गई थी। वो जितना शुक्र अदा करते उतना कम था। फरहान शाह भी एक बहुत फर्माबरदार बेटा साबित हुआ था। उसे बचपन से ही वकील बनने का शौक था, जिसे शम्स शाह ने पूरे दिल से पूरा करने की कोशिश की। और फिर एक दिन फरहान शाह क्रिमिनल वकील के ओहदे पर फाइज हो गया। वो जो भी केस हाथ में लेता उसे जीत कर ही दम लेता, मगर उनका मकसद हमेशा से सच रहा था। अपनी वकालत का फायदा न उठाते हुए वो हमेशा सच को सपोर्ट करते थे। जिन दिनों उसके पास कोई केस ना होता तब वो शम्स शाह के साथ ऑफिस आ जाता। शम्स शाह और यूसुफ साहब की बिजनेस की वजह से जान पहचान हुई, और हौले हौले ये पहचान गहरी दोस्ती में तब्दील हो गई। फरहान शाह की वकालत के बाद शम्स शाह को उनकी शादी की फिक्र सताने लगी, लेकिन उन्होंने हमेशा की तरह अपने बेटे की पसंद को सबसे ऊंचा रखा। तब फरहान शाह ने अपनी पसंद गजाला उन्हें बताई। पूरी तरह चांद परख के बाद गजाला उन्हें भी अपने फरहान के लिए एक मौजू हमसफर लगी, और फिर उन्होंने अपनी और आरिफा की रजामंदी से बड़ी धूमधाम के साथ अपने इकलौते बेटे की शादी गजाला से करवा डाली। शाह मेंशन की रौनक बढ़ी जब शाह मेंशन के आंगन में मुस्तफ़ा शाह ने आकर इन खुशियों को 4 चांद लगा दिए। लेकिन उसी के साथ नूरा की उनकी जिंदगी में फिर एक बार वापसी हुई। अपने जवान बेटे मेहरबान को लेकर वो शाह मेंशन आई। शम्स शाह से तलाक के बाद उन्होंने 2 से 3 फिल्मों में काम किया, जो कि सभी फ्लॉप हो गई। उसके बाद उन्हें किसी ने काम नहीं दिया। जिस कैरियर के भरोसे वो शम्स शाह से तलाक लेकर आई थी, वो कैरियर एक झटके में खत्म हो गया था। शम्स शाह से मिला हक महर और मेहरबान के जायदाद का हिस्सा अब वही उन दोनों का सहारा था।
बचपन से ही माँ को गलत सोहबत में देखकर मेहरबान शाह के दिमाग में भी गलत सोच को तकवीत मिली और आहिस्ता आहिस्ता उसका मिजाज बिगड़ता चला गया। गलत सोहबत में रहना, गलत काम करना उसका पसंदीदा मशगला बन गया। पैसे खत्म होने के बाद मेहरबान शाह ने कोई काम ढूंढना चाहा, लेकिन नशे की लत के बायस वो कोई भी काम अच्छे तरीके से पूरा ना कर सकता। नूरा ने एक अमीर और कबीर लड़की से मेहरबान की शादी करवाई। उसके जहेज का सारा पैसा भी वो दोनों खा गए। लेकिन जब इन दोनों माँ बेटा की ओछी हरकतें उस लड़की की बर्दाश्त से बाहर हो गईं, तो 2 साला रोमान शाह को वहीं छोड़कर खुद मेहरबान शाह पर खुला का केस कर दिया। केस लड़ने के पैसे न थे, इसलिए उन्हें खामोशी से खुला देनी पड़ी। एक बार फिर खाने के वांदे हो गए। थक कर नूरा ने दोबारा शम्स शाह के घर की राह ली। नूरा को चूंकि वो तलाक दे चुके थे, इसी वजह से वो उन्हें अपने साथ नहीं रख सकते थे। लेकिन मेहरबान शाह ने रोमान को अपनी माँ के हवाले किया और खुद जबरदस्ती वहीं रुक गया। मकसद सिर्फ एक था कि शम्स शाह सारी जायदाद उसके नाम कर दे, क्योंकि उसकी माँ और उसके मुताबिक इस जायदाद का इकलौता वारिस वो खुद है, क्योंकि वो शम्स शाह की पहली औलाद थी। मगर शम्स शाह इस मामले में खामोश थे। उन्होंने एक बार साफ इनकार कर दिया था। लेकिन मेहरबान शाह ने इस इनकार को किसी खातिर में न लाया और नौकरों से बदतमीजी, गाली गलौज, घर वालों से बदजुबानी, बच्चों से बुरा सलूक, नशे की लत को पूरा करने के लिए चोरी करना, ये सब उसके रोज का मामूल बन गया था। घर के साफ सुथरे माहौल में एक तनाव आ गया। गजाला ने बातों बातों में फरहान को उसकी गलत नजरों के बारे में भी बताया था। पहले दिन से ही वो गजाला को अजीब नजरों से देखता था, जिससे खाइफ होकर अब वो उसके सामने कम ही आती थी। फरहान ने फिल वक्त उसे खामोश रहने का बोला, क्योंकि वो खुद भी मेहरबान शाह की हरकतों को बखूबी नोट कर रहा था। बल्कि ये कहना ठीक रहेगा कि बर्दाश्त कर रहा था। लेकिन अगर वो खामोश था तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ शम्स शाह था। उसे बस अपने बाप के एक इशारे का इंतजार था। जैसे ही वो इसे एक भी इशारा देता, फरहान शाह इस गंदगी को घर से बाहर निकाल फेंकता। इन्हीं दिनों लंदन से वापसी के बाद जब असवद ने अपना बिजनेस ज्वाइन किया, तब उसकी मुलाकात फरहान शाह से हुई। चूंकि फरहान शाह उससे उम्र में बड़ा था, लेकिन एक जैसा नेचर होने के बायस इन दोनों में भी काफी अच्छी दोस्ती का आगाज हुआ। माहम की पैदाइश को 2 महीने हुए थे और इन दोनों को ही बिजनेस में अच्छी कामयाबी मिली थी। इसीलिए फरहान शाह ने अपने घर एक छोटे से गेट टुगेदर का इंतजाम किया, जिसमें असवद की फैमिली मौजूद थी। 2 महीने की माम, जबकि रूप इस वक्त 8 माह की थी। पहली बार असवद की फैमिली शाह मेंशन आई थी, लेकिन दोनों फैमिलीज का अखलाक अच्छा होने के बायस ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों फैमिलीज बरसों से एक दूसरे को जानते हों। तभी वहां मेहरबान शाह आदम का, जिसने आते ही सबसे पहले किर्रत को सर से पांव तक नापा। असवद ने पहली फुर्सत में ही उसकी ये हरकत नोट कर ली। अस्सलामुअलैकुम भाभी जी। जैसे ही वो किर्रत की तरफ बढ़ा, असवद की कहर बरसाती नजरों ने उसे वहीं रोक डाला। मेहरबान शाह का हल्क तक कड़वा हो गया। यहाँ आने के बाद उसने इस घर वालों के नाक में दम कर रखा था, लेकिन उनमें से किसी ने उसे आज तक ऐसी नजरों से नहीं देखा था। ये ना जाने कौन आया था जिसने आते ही उसे तेवर दिखाना शुरू कर दिए थे। दिमाग में गुस्सा भरने लगा। अपने कमरे में आकर उसने नशीला पाउडर सांस के जरिए अपने अंदर उतारा। ड्रग्स लेकर अब वो कुछ पुरसकून महसूस कर रहा था, लेकिन नशे का असर दिमाग पर चढ़ गया था। मगर उसके बावजूद वो घर में दंदना रहा था। जैसे ही वो फरहान शाह के कमरे के सामने से गुजरा, गजाला आईने के सामने खड़ी शायद अपनी आंख में फैले काजल को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। दुपट्टा बेड से नीचे लटक रहा था। मेहरबान शाह की हवस भरी नजरों ने उनके सरापे का जायजा लिया और आसपास किसी को ना पाकर झट उसके कमरे में घुस आया। गजाला ने हैरत से उसकी इतनी जुर्रत को देखा, फिर बिना आओ ताओ चीख कर फरहान को पुकारना शुरू किया। घर में इस वक्त असवद और फरहान सभी मौजूद थे। दोनों ही उसकी चीखों पुकार सुनकर दौड़े चले आए और उस दिन फरहान के साथ साथ असवद ने भी उसे मार मार कर इस घर से निकाल दिया। असवद ने पुलिस बुलाई और उसी के कहने पर जेल में मेहरबान शाह की अच्छी खातरदारी हुई। फिर उस दिन के बाद मेहरबान शाह गलत काम करने लग गया। पहले ड्रग्स लेता था, अब बेचना भी शुरू कर दिया, जिससे उसे अच्छी कीमत मिल जाती। अब सारी जायदाद हड़पने के साथ साथ
शाह खानदान की बर्बादी भी इसका मकसद ही हो गई थी। 5 साल उसने ड्रग्स के काम को परवान चढ़ाने और बेशुमार दौलत कमाने में लगा दिए। फिर हौले हौले उसने ऐसे लोगों को हायर किया जो फरहान शाह के दुश्मन थे, जिनके खिलाफ फरहान शाह ने केस जीता था और जो शिद्दत से फरहान शाह को मार देने का जज्बा दिल में रखते हों। इस वक्त दुराब और ज़रियाब के बारे में उसे मालूम हुआ, जिन्हें जेल करवाना किसी आम वकील का काम ना था, लेकिन फरहान शाह ने इन दोनों को एक साथ जेल में सड़ने के लिए भिजवा दिया था। अपने 15 साला बेटे को भी वो ड्रग्स के धंधे में इन्वॉल्व कर चुका था। उसका बेटा भी इसी जैसा था। बच्चा होने के बावजूद भी उसमें बच्चों जैसी कोई बात न थी। स्कूल के ज़माने से ही खून खराबा करने में उसे बहुत मज़ा आता था। इस वक्त दुराब और ज़रियाब के ज़रिए उसे किसी शौकत और उसके बेटे के बारे में मालूम हुआ। मेहरबान ने उसके बेटे अनवर को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया और फिर एक दिन शाह खानदान की बर्बादी का मखसूस हो गया। वॉचमैन को वो पहले ही खरीद चुका था। वो दिन शाह मेंशन के लिए कयामत का दिन साबित हुआ था, जब मेहरबान शाह अपने बेटे रोमान, अनवर, दुराब, ज़रियाब और एक अदद एसपी के साथ गंज लिए, चेहरों पर निकाब चढ़ाए, बिना किसी रुकावट के शाह मेंशन में आदम के। खुशकिस्मती से उस दिन मुस्तफ़ा शाह स्कूल गया था और शम्स शाह भी काम के इरादे से ऑफिस गए थे, मगर बाकी सब घर पर ही मौजूद थे। चंचल अपनी गेंद फेंककर अंदरूनी हिस्से की तरफ भागी। उसे इन काले निकाब पोशों से डर लग रहा था। बिना सोचे समझे उन सब ने शाह मेंशन के लोगों पर गोलियों की बरसात कर दी। फरहान शाह को अनवर ने गोली मारी, मगर मेहरबान शाह ने उन पर पूरी राइफल खाली कर दी। हर तरफ चीखों पुकार गूंज रही थी, मगर उन जालमों को औरतों, बूढ़ों या बच्चों में से किसी पर रहम न आया। गजाला के पेट में रोमान शाह ने चाकू मारा था। दुराब और ज़रियाब ने घर की नौकरानी और आरिफा को मौत के घाट उतारा और बच्चों को भी चाकू मार कर मारा गया था। एसपी और बाकी सब ने मिलकर डीजल शाह मेंशन के चारों इतराफ में छिड़ककर आग लगा दी। सब कुछ जलकर राख हो गया। हंसता खेलता शाह मेंशन और उसकी खुशियां जलकर राख हो गई थी। ये सब पढ़कर रूप के पसीने छूट गए। ओ खुदा, जुल्म की इंतहा, वो भी सिर्फ चंद पैसों के टुकड़ों की खातिर। क्या रिश्तों से बढ़कर भी कोई दौलत और जायदाद होती है? यकीनन नहीं। खुदा की तरफ से दिए गए ये रिश्ते अनमोल होते हैं, जिनकी कोई कीमत नहीं होती। सारी दुनिया एक तरफ और अपनों को दूसरी तरफ कर दिया जाए तो हर लिहाज से रिश्ते अनमोल होंगे। उसके बाद के कुछ सफ़हात खाली थे। आगे क्या हुआ था उसे जानने का तजस्सुस उठा। चंद सफ़ों के बाद दोबारा से कुछ लिखा था। ये था मेरी फैमिली का तारुफ। उम्मीद है मेरी फैमिली को लेकर तुम्हारे दिल में जितने भी सवाल थे उनके जवाबात तुम्हें मिल गए होंगे। अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। तुम्हारी यादों में मैं शायद तब से हूँ जब तुमने मुझे लड़ाई झगड़े से दूर अपनी गाड़ी से टेक लगाए देखा था, लेकिन मेरी यादों में तुम उस वक्त से हो जब मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ की गोद में देखा था। जिस दिन मेरे घर में वो हादसा पेश आया, उस दिन मैं स्कूल गया था। दादाजी ने ऑफिस से वापसी में मुझे पिक किया और हम दोनों ही घर के लिए रवाना हुए। जैसे ही हम घर में दाखिल होने लगे, तब मैंने और दादाजी ने अपने घर में कुछ निकाब पोशों को हाथ में गन पकड़े बाहर निकलते देखा, जिन्होंने निकाब तो पहन रखे थे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक के चेहरे पर निकाब अभी भी मौजूद था। बाकी सब ने अपने निकाब चेहरे से थोड़ा हटा दिए थे। दादाजी को शायद माहौल की संगीनी का एहसास हो गया था, इसलिए उन्होंने गाड़ी को थोड़ा पीछे लिया और घर की पिछली साइड की तरफ गाड़ी मोड़ ली। जब तक हम पीछे से घर के अंदर दाखिल हुए, तब तक आग पूरा जोर पकड़ चुकी थी। न जाने क्यों चारों तरफ से घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद थे। शायद ये भी दुश्मनों की साजिश थी। पत्थर मारकर मैंने एक खिड़की का कांच तोड़ा और अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंदर का मंजर देखकर हम दोनों के ही दिल दहल गए। मेरी माँ के पेट में भले चाकू लगा था, लेकिन वो जिंदा थी। वो मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन चारों तरफ आग फैल चुकी थी। मेरी चंचल का वजूद एक तरफ मुर्दा पड़ा था। दादी की गोद में डैड का सर था और उनका वजूद भी ढह गया था। शायद उन्हें भी गोली लगी थी। और मेरे बाबा का वजूद इस तरह पड़ा था जैसे उन्हें किसी ने खून में नहलाया हो। मेरी आंखों के सामने उन सब के वजूद आग की लपेट में आए और मैं कुछ न कर सका।
दादाजी मुझे लेकर दोबारा मेन गेट की तरफ बढ़े, लेकिन वहां हर तरफ पुलिस खड़ी थी और उसी पुलिस में वो लोग भी बावर्दी शामिल थे जो अभी अभी असलहे के साथ मेरे घर से बाहर निकले। ये सब देखकर दादाजी मुझे वहां से ले गए, लेकिन मेरे दिमाग से ये सब कभी नहीं गया और उस दिन अपनी फैमिली की मौत देखकर मैंने फैसला कर लिया था, इन लोगों का इंसाफ मैं करूंगा। दादाजी और मेरी दुनिया उजाड़कर वो लोग खुश नहीं रह सकते, उन्हें मरना होगा। तब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद रह गया था, उन सबकी मौत। फिर एक दिन दोबारा तुमसे मेरा सामना हुआ, एक मॉल के बाहर। जब मेरे जख्म पर तुमने मरहम लगाया तो मुझे तुम पर अपनी फैमिली का गुमान हुआ। उम्मीद है दोस्तों आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। इस वीडियो पर कम से कम 150 लाइक्स का टारगेट देता हूँ आपको, ये आपने पूरा करना है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।